Good morning, students. Today we are starting chapter 12, New Political Formation in the 18th Century. इस चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है कि 18th सेंचुरी में जो नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए, नए राज्य बने, नए नेटिव रूलर्स थे, नए नए नेशंस बने, उनके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के फॉल के बारे में, मराठास के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और शिवाजी के बारे में, और हैदराबाद, मैसूर, अवध, राजपूत, बंगाल, पंजाब, इन सब राज्यों के बारे में, इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे बने ये, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न पीरियड की शुरुआत है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगा था औरंगजेब के बाद। जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके सक्सेसर बहुत वीक साबित हुए और मुगल एम्पायर का ब्रेकअप यहाँ से शुरू हो गया। हर बार जब राजा एक मरता था तो उसके सक्सेशन के लिए वॉर, उनके जो सक्सेसर्स होते थे वो आपस में ही सक्सेशन के लिए लड़ते थे। इससे मनी का और एनर्जी का बहुत वेस्ट होता था। जो नोबल्स और प्रोविंशियल गवर्नर होते थे वो इसका फ़ायदा उठाते थे और रूलर्स जो थे दिल्ली में उनका स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। और मिडिल 18th सेंचुरी में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अटैक भी किया इसका फ़ायदा उठा के यहाँ की सिचुएशन का। और ये जो इन्वेशन थे बहुत ही सीवियर ब्लो लेकर के आए हमारे देश पे और मुग़ल पावर के डिक्लाइन होने का एक बहुत बड़ा कारण भी बने। नादिर शाह जो था पर्सिया का रूलर था, उसने 1739 में इंडिया को इन्वेड किया। करनाल तक वो मार्च करता हुआ गया और उस समय पर दिल्ली में मुग़ल किंग मोहम्मद शाह का शासन था जो बहुत ही वीक रूलर था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को डिफीट किया रंगीला में, करनाल के बैटल में, और उसने दिल्ली शहर को खूब लूटा। नादिर शाह जब यहाँ से गया तो अपने साथ बहुत सारा कैश, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, यूटेंसिल, हॉर्सेस, एलिफेंट, कैमल्स और यहाँ तक कि राइटर्स, मेशंस और कारपेंटर्स को भी अपने साथ ले गया। जो फेमस पीकॉक थ्रोन है वो अपने साथ ले गया पर्सिया में, और जो सबसे कीमती और प्रेस्टिजियस डायमंड कोहिनूर हीरा था वो भी इंडिया से दूर वो ले गया। मराठास जो थे उन्होंने भी इस कंडीशन का, सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। मुग़ल एम्परर्स के जो टेरिटरीज थी उनको एक्वायर करने में मराठास सफल हुए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मराठास कैसे उनका और जो है उदय हुआ। मराठास जो थे वो बहुत ही करेजियस और फियरलेस वॉरियर्स थे। वो हिली एरियाज़ में रहते थे महाराष्ट्र के, और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था शिवाजी के लीडरशिप में। शिवाजी कौन थे? शिवाजी ने मराठाओं को लीड किया था। वो बीजापुर आर्मी के टैक्स कलेक्टर के बेटे थे, लेकिन शिवाजी जो थे वो बहुत एम्बिशियस थे और बीजापुर की वीकनेस को वो देख रहे थे और अपनी इंडिपेंडेंस उन्होंने समय रहते कर ली। जब अफजल खान बीजापुर आया उसके अगेंस्ट 1669 में, तब शिवाजी ने उसे एक पीस टॉक के लिए बुलाया और फिर पीस टॉक के लिए बुला करके धोखे से उसको मार दिया। टाइगर क्लॉज, अपनी फिंगर्स में टाइगर क्लॉज लगा करके, शेर के पंजे लगा करके, और उससे छुप करके उस पर वार करके उसे मार दिया। और वो एक बार मुग़ल कोर्ट से भाग भी गए थे जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में डिक्लेयर कर दिया और छत्रपति का भी टाइटल, क्राउन उन्होंने पहना। अब हम पढ़ेंगे शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। शिवाजी एक ग्रेट जनरल थे, एक एस्ट्यूट स्टेट्समैन थे और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे और शांतिपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वहाँ पर फाउंड किया था। जो टोटल लैंड था एम्पायर का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, स्वराज लैंड और मुगलाई लैंड। ठीक है, जो राज्य थे मराठा रूल के अंडर में थे, जबकि कुछ जो राज्य थे वो फॉरेन रूल में थे। जो स्वराज लैंड थे वो मराठाओं के अंडर में थे और जो मुगलाई लैंड थे वो फॉरेन रूल में थे। शिवाजी का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था मुगलाई लैंड पर। ये मुगल टेरिटरी से जुड़ी हुई थी, एडजॉइनिंग थी। शिवाजी 2 तरह के टैक्सेस वहाँ के लोगों, मुगल लैंड के लोगों पर चार्ज करते थे। वो थे चौथ और सरदेशमुखी। चौथ जो था वो रेवेन्यू का 1/4 पार्ट होता था, जबकि सरदेशमुखी 1/10 पार्ट होता था रेवेन्यू का।
जो लोग थे मुगलई एरिया के, वो मराठाओं को इसलिए पे करते थे ताकि जो मराठा थे वो उन्होंने उनको अश्योर किया था कि उन पर कोई भी फॉरेन रेड नहीं होगी, अगर होगी तो उन्हें बचाएंगे, इसलिए इस एश्योरेंस के बदले वो टैक्स लेते थे मराठाज उनसे। ठीक है। फिर है अष्टप्रधान। शिवाजी जो थे एक आर्बिट्रेरी रूलर नहीं थे अपने स्टेट में, है ना। उन्होंने 8 मिनिस्टर्स की एक काउंसिल बनाई हुई थी, 8 मिनिस्टर्स की एक काउंसिल बनाई थी जिसे अष्टप्रधान का नाम उन्होंने दिया था। ये जो अष्टप्रधान होते थे वो शिवाजी को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए समय समय पर एडवाइस करते रहते थे। ये मिनिस्टर्स जो थे वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे उनके लिए। जो राज्य का पूरा काम होता था वो 8 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड था और हर डिपार्टमेंट एक मिनिस्टर के अंडर में होता था। पेशवा सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होता था इसमें, और वो फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होता था। फिर है रेवेन्यू सिस्टम। शिवाजी ने एक एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम प्रोवाइड किया था अपने राज्य में, और उन्होंने नए असेसमेंट्स बनाए थे जो 1679 में बनकर के तैयार हुए। जरदारी सिस्टम वहाँ पर कंटिन्यू था। जो जायर्स होते थे उन्हें अवार्ड जायर्स ऑफिसर्स को अवार्ड किया जाता था, लेकिन ये राजा के स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंडर में ही किया जाता था। फिर है आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी एक ब्रेव सोल्जर थे खुद और एक ग्रेट जनरल भी थे। उन्होंने एक जो है बैंड डिवोट किया था अपने वॉरियर्स के लिए, जो बहुत ही डिसिप्लिन था और सिंसियर सोल्जर्स थे उस आर्मी में। उनकी जो आर्मी थी उसमें कैवलरी, इन्फेंट्री और आर्टिलरी और नेवी सब कंप्राइज थे। जितने भी एसेंशियल इक्विपमेंट्स होते थे वो सोल्जर्स के पास उनके बैग में होते थे। शिवाजी के सोल्जर्स जो थे अपनी ब्रेवरी के लिए, अपनी स्पीड, अलर्टनेस, मोबिलिटी और ब्रिक्सनेस के लिए जाने जाते थे। जो एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था शिवाजी की आर्मी और ऑर्गेनाइजेशन का वो ये था कि उनमें गुरिल्ला वॉरफेयर का आर्ट बहुत डेवलप हुआ था। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ शिवाजी सक्सेस। शिवाजी क्यों सक्सेसफुल हुए, उन्होंने इतना बड़ा जो अपना स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया वो कैसे बना पाए। पहला तो ये कि जो मुगल्स थे बीजापुर और गोलकोंडा में, वो एक दूसरे से वॉर में ही, कॉन्फ्लिक्ट में ही एंगेज रहे, और इससे जो मराठास थे उनको अपना पावर बिल्डअप करने का समय मिल गया। दूसरा, शिवाजी जो थे वो एक ग्रेट लीडर थे, एक एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजर थे। इससे जो मराठास थे शिवाजी के अंडर में वो अपने एनिमीज को डिफीट कर पाते थे। थर्डली, गुरिल्ला वॉरफेयर में जो परफेक्शन थी, इस टैक्टिक में जो परफेक्शन मिली हुई थी मराठा सोल्जर्स को, वो उसने काफ़ी हेल्प की अपोजिंग आर्मी को डिफीट करने में। फोर्थली, जो हिली टेरेन थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की उनकी। जो मराठा सोल्जर्स थे वो उन टेरेन से काफ़ी फेमिलियर थे। फिफ्थ, पांचवा जो था कि सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो था शिवाजी का वो बहुत एक्सीलेंट था, और इसीलिए वो उसको जो है स्टेबल कर पाए, इतना स्ट्रांग बना पाए। ठीक, तो ये कुछ कॉजेज थे शिवाजी की सक्सेस के। अब हम पढ़ेंगे द सक्सेशन स्टेट्स एंड द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। 18th सेंचुरी में कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स राइज हुए थे, और कौन कौन से थे वो हम पढ़ेंगे। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल गवर्नर और वजीर जो होते थे वो कई सारी प्रोविंसेस में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे, और मुगल एम्पायर इस तरह से कई टुकड़ों में बंट चुका था। और जो कंटेम्प्रेरी रूरल थे वो बहुत वीक थे और इनकम्पिटेंट थे। जब सक्सेशन का वॉर हुआ तो औरंगजेब के 4 बेटे थे, वो आपस में लड़े सक्सेशन के लिए, और उन्होंने अपने अपने प्रोविंस को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। ऐसे ही प्रोविंसेस जो थे उनमें से हैदराबाद भी इसी तरीके का एक स्टेट था जो इंडिपेंडेंट हो गया मुगल्स के औरंगजेब के बाद। जो हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट था डेक्कन में, जिसे चिन कुलीज खां ने फाउंड किया था, जिसने निज़ामुल मुल्क का टाइटल लिया था। इसी समय पर जब औरंगजेब की डेथ हुई थी तो वो उस समय बीजापुर में था। बहादुर शाह 1 जो राजा बना औरंगजेब के बाद, सारे राइवल्स को फिनिश करने के बाद, रिमूव करने के जब उसने डेक्कन से उसे रिमूव कर दिया और अवध का गवर्नर उसे बना दिया। जब फर्रुख सियर राजा बना
तो फिर एक बार उसने डेक्कन का गवर्नर उसे अपॉइंट कर दिया। हाउएवर जो निज़ाम का पावर था उसे पेशवा बाजीराव वन ने रोक दिया, जो एक मराठा चीफ थे। ठीक है। नेक्स्ट है मैसूर। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जब डिक्लाइन हो रहा था मुगल एम्पायर का, तो साउथ इंडिया में एक दूसरा स्टेट राइज हो रहा था जो मैसूर जिसका नाम था। मैसूर बहुत ही पावरफुल राज्य बनकर के उभरा और ये मुगल एम्पायर का नाम के लिए एक पार्ट था केवल। हैदर अली जो एक ऑफिसर थे मैसूर की आर्मी के, उन्होंने रूलिंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया 1761 में और एक ग्रेट पावर अपना वहाँ पर इस्टेब्लिश किया। मुगल के टाइम पर जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, सेम वही पैटर्न हैदर अली ने भी वहाँ पर सेटअप किया। रेवेन्यू सिस्टम भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता था और रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी भी जो वो मुगल्स थे उन्हीं की पॉलिसी को उसने फॉलो किया था। हैदर अली की आर्मी जो थी वो मॉडर्न टेक्निक्स और वॉरफेयर में ट्रेंड थी। शुरू से ही जो ये रीजन था इसने मराठाओं के अगेंस्ट वॉर किया, निज़ाम और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर किया। और उसके बाद हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान राजा बना 1782 में। वो एक ब्रिलियंट कमांडर था और डिसिप्लिन्ड आर्मी थी उसके पास, और जिनके पास लेटेस्ट वेपन्स और इक्विपमेंट्स थी। उसने अपनी नेवी को भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान जो था वो ब्रिटिशर्स के लिए एक थ्रेट बन चुका था और साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा पावर बन करके वो उभरा, और उसने जितने भी रेसिस्ट उसके एनिमीज़ थे उनको उसने ख़त्म करने की कोशिश की। फिर है अवध। अवध एक इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम था 1722 में, जिसे सादत खां बुरहानुल मुल्क ने इस्टेब्लिश किया था। उसने अपने राज्य में ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा था और फाइनेंस जो था स्टेट का उसको इंक्रीज़ किया काफ़ी हद तक। उसने किसी भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, दूसरे धर्मों को भी वो टॉलरेट करता था। सफदरजंग की डेथ पर ऑन हिज डेथ सफदरजंग सक्सीडेड हिम, है ना। तो सादत खां की डेथ के बाद सफदरजंग ने उसके जो उसके किंगडम को सक्सीड किया। उसके अंडर में सफदरजंग के अंडर में अवध लंबे समय तक पीस और प्रोस्पेरिटी में चलता रहा, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि डिस्टिंक्ट कल्चर सेंटर जो की ग्रोथ हुई लखनऊ के आसपास। लखनऊ एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन गया और अवध का कैपिटल भी बना, और नवाब जो थे वो आर्ट लिटरेचर और हैंडीक्राफ्ट के बहुत पैट्रोनाइज्ड थे। फिर है राजपूत। राजपूत स्टेट जैसे कि मेवाड़, मारवाड़ और जो दूसरे थे वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थे। राजपूत जो थे वो कभी भी उनमें एकता नहीं रही, वो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट ही फाइट करते रहे। फोर्ट्स और पैलेसेस अपने किंगडम में उन्होंने बनवाए। महाराजा जय सिंह जो थे अम्बेर के, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी बिल्ड करवाई थी और इसके थ्रू उनकी जो पोजीशन थी वो डिटरमाइन होना शुरू हो गई थी। उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज बनवाई दिल्ली में, मथुरा में, बनारस, जयपुर, उज्जैन में, और साथ ही उन्होंने जयपुर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी बनवाई जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। राजा जय सिंह एक ग्रेट पैटर्न थे लर्निंग के, और वो एक साइंटिस्ट भी थे खुद और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। फिर है बंगाल। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के दौरान दो लोग जो थे मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां, इन्होंने बंगाल में अपने आप को इंडिपेंडेंट, वर्चुअल इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। बंगाल जो था काफ़ी समय तक पीस और प्रोस्पेरिटी से गुजरा। वहाँ वेल ऑर्गेनाइज्ड उनका क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन था। मुर्शिद कुली खां कुछ चेंजेस उसने इंट्रोड्यूस किए और रेवेन्यू जो था स्टेट का उसको इंक्रीज़ कर दिया। ट्रेड और कॉमर्स को भी एनकरेज किया गया यहाँ पर, और पुलिस स्टेशन कंस्ट्रक्ट किए गए, थाने बनवाए गए और रेगुलर इंटरवल्स यहाँ पर होते रहे। समय समय पर जो है यहाँ पर उनकी मेंटेनेंस होती रही। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन था। फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको उसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए वहाँ के नवाब ने। जो नवाब था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई मिलिट्री फोर्स पर कंट्रोल किए हुए था। नवाब ये
ने ये रियलाइज़ नहीं किया कि जो ट्रेडिंग, वो केवल एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बल्कि इंग्लैंड के कॉलोनियल रूल को वो रिप्रेजेंट कर रही थी। फिर है पंजाब। गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद जो सिखों के गुरु थे उनका एंड हो गया, और ये जो लीडरशिप थी उनकी वो बांदा बहादुर के अंडर में आ गया। बांदा बहादुर जो थे एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते थे पंजाब में। उन्होंने स्ट्रगल भी किया मुगल से इसके लिए 1715 में, लेकिन उन्हें फिर कैप्चर कर लिया गया था और उन्हें फिर मार भी दिया गया। जो सिख थे उन्होंने अपना स्ट्रगल मुगल्स के अगेंस्ट कंटिन्यू किया। 18th सेंचुरी के एंड तक महाराजा रंजीत सिंह एक पावर के रूप में उभरे और इस सिख स्टेट को इस्टेब्लिश किया उन्होंने, और सिख पीपल को उन्होंने लीड किया। रंजीत सिंह जो थे सुप्रीम हेड थे सिख स्टेट के, जिन्होंने अपने मिनिस्टर की एडवाइस पर रूल किया, और वो लोगों के वेलफेयर को लेकर भी बहुत कंसर्न्ड थे। फिर रंजीत सिंह जो थे एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स थे। उनकी आर्मी जो थी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी और डिसिप्लिन्ड थी। दो वो अनपढ़ थे, हालांकि वो इलिटरेट थे, लेकिन वो लर्निंग के बहुत पैटर्न थे, ग्रेट पैटर्न थे, लर्निंग को बहुत पैटर्नाइज करते थे। वो सिख को धर्म को बहुत के फॉलोवर थे और रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को वो फॉलो करते थे। और उनके जितने जो भी सारे इंडिपेंडेंट स्टेट थे 18th सेंचुरी के, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन थी। क्या थी वो? कि जितने भी थे वो मुग़ल एम्पायर के रूल्स से ही राइज हुए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो किया था। जो मुगल्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया था उसी को सबने फॉलो किया था लगभग। जो रेवेन्यू सिस्टम था वो भी थोड़ा बहुत मुगल्स से ही लिया था सबने। लॉ और ऑर्डर्स जो इस्टेब्लिश किए गए थे वो इन्हीं रूलर्स से लिए थे उन्होंने। रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी भी मुगल से ही उन्होंने फॉलो की थी, और जो ट्रेड और कॉमर्स था वो भी एनकरेज किया, सबने इसको आगे बढ़ाया। और ज़्यादातर जो स्टेट्स थे वो ट्रू नेचर में ब्रिटिश रूल को समझने में वो फेल हो गए, इनको नहीं समझ पाए उनके नेचर को ब्रिटिश रूल के। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो 18th सेंचुरी में जो स्टेट सारे राइज हुए थे। नाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन कैसे शुरू हुआ। औरंगजेब जब रीजन था इंडिया में, तभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ऑलरेडी एक्वायर कर चुकी थी अपना फुटहिल सूरत और मद्रास में, हुगली और काशिम बाजार में, है ना। 1661 में जब ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स ने पोर्तुगीज़ प्रिंसेस से शादी की तो उसे बॉम्बे का जो लैंड था वो डाउरी के रूप में, दहेज के रूप में मिला। बाद में ये जो प्लेस था उसे कंपनी ने सोल्ड कर दिया था और उसका डेवलपमेंट करना अब इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। औरंगजेब जो था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड कंसेशन भी ग्रांट किया। जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, हालांकि जल्द ही उन्होंने इन प्रिविलेज को मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, और जिसके कारण जो इनएविटेबल क्लैश होने लगा मुगल्स के साथ उनका। 1686 में औरंगजेब ने जो कंपनी के ज़्यादातर ट्रेडिंग पोस्ट थे उसे बंगाल और इंडिया के दूसरे रीजन में बनाना शुरू कर दिया, इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। इससे जो कंपनी के ऑफिसर्स थे औरंगजेब से के पार्डन के लिए उन्होंने मांगा, औरंगजेब की हेल्प मांगी। उनका जो ट्रेड कंसेशन था उसे रिन्यू किया गया और उन्हें 3 गांव खरीदने का अलाउ किया गया बंगाल में, जो थे गोविंदपुर, सुल्तानाती और कालीकटा। 1690 में जॉब चारनॉक उन्होंने कलकत्ता सिटी का फाउंडेशन डाला यहाँ पर, और ये एक मेजर सेंटर बना ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट का। और औरंगजेब के समय पर ही ये इस एग्जिस्टेंस में कोलकाता आया। 17th सेंचुरी के एंड तक बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता ये 3 मेजर ट्रेड सेंटर बन गए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और औरंगजेब के रेन के दौरान ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ट्रेड रेस को यहाँ पर ज्वाइन किया। जो कंपनी थी उसका फॉर्मेशन 1664 में हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्रेंच सेंटर्स थे इंडिया में वो थे चंदेर, गागौर बंगाल में, पौंडीचेरी और मद्रास के पास में जो पौंडीचेरी, वहाँ पर
इंग्लिश और फ्रेंच जो थे वो ट्रेड राइवल बन गए, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए व्यापार में। यूरोप में भी वो प्रतिद्वंदी थे और इंडिया में भी वो एक दूसरे के राइवल्स बन गए। उनकी जो राइवलरी थी इंडिया में वो बहुत इंटेंस हो गई। अल्टीमेटली इंग्लिश जो अंग्रेज थे वो जीत गए इस राइवलरी में और फ्रेंच जो थे यहाँ से भाग गए। मुगल्स जो यूरोपियंस थे उन्होंने एसर्ट करना शुरू किया, खुद को यहाँ पर स्टैब्लिश करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे ट्रेड पर और साथ ही ट्रेड पर कंट्रोल करने के साथ साथ टेरिटरीज़ को भी अनेक्स करना शुरू कर दिया और उनको नेवल पावर का भी काफ़ी एडवांटेज मिला और इस तरह से जो ओवरसीज एरियाज़ थे उस पर उनकी मोनोपोली होगी। मुगल्स जो थे उनके पास अपनी नेवी नहीं थी, तो ये जो आर्मी थी उनकी बहुत बड़ी थी और ये जो है उसका सामना नहीं कर पाए। देयर वंस फेमस आर्टिलरी हैड नॉट बीन मॉडर्नाइज। मुगल्स की जो आर्टिलरी थी वो बहुत मॉडर्नाइज नहीं थी और जो यूरोपियन फोर्स की आर्टिलरी थी उसके साथ वो मैच नहीं कर पाए। तो औरंगज़ेब का जो डेक्कन और राजपूत पॉलिसी थी, जो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन और क्राइसिस था, जो वीक लेटर मुगल रूलर्स थे, फॉरेन इन्वेशंस थे, ब्रिटिशर्स का भारत में आना था, जो इंटरनल रिवोल्ट्स हुए बहुत सारे जो स्टेट्स थे मुगल्स के अंडर में, इन सब के कारण मुगल एम्पायर का यहाँ पर डाउनफॉल हो गया बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ओवरऑल यही पढ़ा कि 18th सेंचुरी में नए नए जो राज्य थे वो कैसे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जिनका इंडिपेंडेंटली फॉर्मेशन हुआ और ब्रिटिशर्स का यहाँ पर फाउंडेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को आप पहले बहुत ही अच्छे से रीड कीजिए। रीड करने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही केयरफुली सुनिए और इसके जो टर्म्स दिए हुए हैं चैप्टर के लास्ट में यहाँ पर इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और लर्न भी करना है। आफ्टर दैट मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।